हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास 10 के लिए स्पेशली लेकर आऊँगी क्योंकि उनके भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। सो मैं हाजिर हूँ क्लास 10 के लिए वीडियो लेकर, जो कि उनके एनसीईआरटी से है, फ्रॉम द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो लोग भी क्लास 10 के हैं स्पेशली, वो एक बार जाकर मेरे क्लास 8 के रिप्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो जो है बहुत हेल्प करेगा आपको इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि उससे आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो जल्दी से देखकर आइए उस वीडियो को, और अब हम ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। So our chapter starts with how do we know that the two different individual organisms belong to the same species। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर हम किसी भी स्पीसीज को देखते हैं तो हम लोगों को कैसे पता चलता है कि वो सामने वाला स्पीसीज जो है वो दोनों एक ही स्पीसीज का है। यानी कि जैसे एग्जांपल ले ह्यूमन बीइंग का, अगर दो ह्यूमन बीइंग को हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये ह्यूमन स्पीसीज के हैं, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, अपीयरेंस सेम है। ओके, जो बेसिक अपीयरेंस होते हैं, टोटल अपीयरेंस जो सारे ह्यूमन बीइंग्स तो एक जैसे नहीं दिखते हैं, जो बेसिक अपीयरेंस है जो सब में देखने को मिलता है उनको बेसिक अपीयरेंस कहा जाता है। तो वो बेसिक अपीयरेंस से हमें पता चलता है कि ये जो दो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन स्पीसीज के हैं, या फिर ये दोनों जानवर जो है वो सेम स्पीसीज के हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। सो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कहा जाएगा, पर सिमिलर कॉपी ज़रूर बनते हैं। जैसे एग्जांपल आपका ले लेते हैं और एक आपके फादर का ले लेते हैं। ओके, तो आप क्या है, अपने फादर की कार्बन कॉपी तो नहीं कहलाएंगे। उनके आपके जो पेरेंट है उनके कुछ फीचर्स आपके में झलकेंगे। ओके, लेकिन आप एग्जैक्टली तो अपने फादर की तरह नहीं दिखते हैं। और मूवीज़ की बात अलग है कि उनके फादर भी एक ही दिखते हैं, उनके सन भी एक ही दिखते हैं, उनके ग्रैंड सन भी एक ही दिखते हैं। तो वो चीज़ को नहीं लेना है, वो फिक्शनल वर्ड है। ये आप रियलिटी में क्या होता है कि जो मतलब ह्यूमन होगा वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखेगा, पर उनके सिमिलर फीचर्स उन पे दिखेंगे। ओके, सो देयर वी कम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फिजन। इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि आप 8th क्लास के अपने वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसके टॉपिक जो है उसी को आपको एलोबरेट करके आगे पढ़ना है। तो फिजन, हियर कम्स द फिजन। तो फिजन क्या होता है, इसमें आता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है, ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंट सेल होते हैं वो खुद को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेते हैं और स्प्लिट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पेरेंट सेल जो होंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने आप को 2 इक्वल हाफ में बाइनरी फिजन के थ्रू स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, और 2 अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं, उसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। अब नेक्स्ट यू कम विथ मल्टीपल फिजन। ये भी यूनिसेल्युलर में होता है, लेकिन मल्टीपल से ही आपके टॉपिक से पता चलता है कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं या स्प्लिट होता है, यानी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं वो खुद को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपका मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और सारे एक एक अलग अलग इंडिविजुअल में अपना मतलब खुद का एक नया अपीयरेंस वो लोग बना लेते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं रीजनरेशन की तरफ। अब रीजनरेशन का हम लोग हाइड्रा में पढ़े थे, क्लास 8 वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ा था। ओके, तो हाइड्रा में रीजनरेशन का एग्जाम्पल एक हाइड्रा हो जाता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी पर ही जो उसका बेबी तो नहीं कहलाएगा एक्चुअली, लेकिन उसका बेबी मान के चलते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं बेसिकली बहुत इजी रेगुलर लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप लिख नहीं पाओगे। रट्टा मारने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम हॉल में जाते ही वो उड़ जाता है। तो बेसिक आपको कि आप समझो उस चीज़ को, आप समझोगे तो आप फिर बाद में उसको आराम से बना के लिख सकते हो। तो रीजनरेशन में क्या होता है, जब पेरेंट बॉडी जो होता है उनके बॉडी पे ही जो बेबी होते हैं वो उगते हैं।
उगने का इन द सेंस कि वो पहले बर्ड बने, जैसे हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, वो बर्ड बनते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर ग्रो करते करते वो बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, फिर वो अपना एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेट होना, यानी एक बॉडी से ही खुद को रीजनरेट कर लेना। ओके, सो our नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग। अब बडिंग भी है, हमें हाइड्रा में मिलेंगे, क्योंकि हाइड्रा एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें रीजनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं। रीजनरेटिव सेल्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जो खुद को कोई भी एटमॉस्फेयर में खुद को जनरेट कर सके, ओके, रीजनरेट कर सके, यानी कि पेरेंट बॉडी में। तो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि रीजनरेशन और बडिंग में क्या अंतर है। तो रीजनरेशन में सिर्फ हाइड्रा नहीं जनरेट करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे से प्लेनेरिया हो गए जो अपने बॉडी से, अपने बॉडी पार्ट से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बर्डिंग में क्या होता है कि जिस पेरेंट बॉडी पे बर्ड उगते हैं, ओके, बर्ड उगते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है बर्डिंग। तो बर्डिंग स्पेशली उन ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके बॉडी पे बर्ड उगते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया एग्जांपल। ओके, स्पेशली हमें हाइड्रा में ही ये पाया जाता है कि जो बर्ड होते हैं वो बाद में डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत मतलब मुश्किल पाया जाएगा, आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है इस टॉपिक में अच्छे से। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। तो जो प्लांट्स होते हैं, ओके, तो प्लांट्स के जो स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ये तीन जो उनके पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स से एक नया प्लांट उगाया जाए, वो स्पेसिफिक कंडीशन में उसको रख कर। ओके, एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं रोज का, तो रोज का हम लोग स्टेम काट के, उसका तो मतलब रूट नहीं निकालने जाते हैं, हम लोग स्टेम से ही लगा देते हैं, तो वो रीजनरेट हो जाता है। ओके, नया प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरह के मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद को मतलब रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो अपने आप को रूट से भी रीजनरेट कर सकते हैं, स्टेम से भी रीजनरेट कर सकते हैं, और लीव से भी। अब आप सोचेंगे लीव से कौन करता है जनरेट, तो ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका आपको डायग्राम बनाने भी आ सकता है। मेरे टाइम में तो आता था, बहुत आता था, और मैंने अभी तक जिसका भी एक्चुअली CBSE में जिसका भी देखा है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें क्वेश्चंस तो भाई आएंगे, बढ़िया वाले आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो ब्रायोफाइलम क्या होता है कि उनमें बर्ड्स उगते हैं। अब बर्डिंग वाला बर्ड नहीं हो गया, वो हो गया ऑर्गेनिजम्स में, और ये हो गया प्लांट में। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि इसमें भी तो भाई बर्ड उगता है, तो आपने बताया कि उसमें वो बर्डिंग में सिर्फ हाइड्रा होते हैं, तो वो वाला बर्ड को इसमें नहीं कंफ्यूज करना है। ये दूसरा हो गया, ये प्लांट्स के बारे में हो गया। तो उसमें बर्ड उगते हैं, प्लांट के सिर्फ लीफ ही होते हैं, वो उसके ना स्टेम होंगे, स्टेम नहीं होते, सिर्फ लीफ से ही वो बनते हैं। तो लीफ पे ही बर्ड उगते हैं और न्यू लीफ उससे जनरेट होते हैं। तो लीफ के ऊपर लीफ उग के ही वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है, और स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है उसके लिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए। ओके, तो इसको मेनली लैब में भी उगाया जाता है। आपको लैब में भी, जैसे कि जो बहुत रेयर प्लांट होते हैं, या फिर आपको नया ट्रेड्स का प्लांट उगाना है, तो इस तरह से वो लैब में भी उगा के फिर बाद में उसको ग्रो किया जा सकता है बाहर नेचर पे। लेकिन ये नॉर्मल आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है आगे पढ़ना पड़े इस बारे में कि साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा किस तरह उगाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो छोड़ने का सोचना भी मत आप लोग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जब हम लोग अब किसी ब्रेड को बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं, तो उसमें फंगस आ जाता है। वो फंगस क्या होता है, उसको राइजोपस कहते हैं, ठीक है। तो फंगस को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो लंबा वाला पार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है, बल्कि जो ऊपर और बब लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वही होता है स्पोर का रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट इज आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीएनए कॉपिंग। अब डीएनए कॉपिंग क्या होता है? तो डीएनए कॉपिंग से हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए कॉपी जब होगा तो एक तरह के दो सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स, वो डिवाइड करेंगे और एक इंडिविजुअल में वो कन्वर्ट होंगे। ओके, और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से न्यू सेल से वहाँ पे सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन से एक सेल से दो सेल का डिवीजन होकर एक नए इंडिविजुअल में वो बनेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है डीएनए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो जितना भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन बॉडी, पेरेंट बॉडी से, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, अब है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होते हैं कि उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला हो गया सेपल्स, दूसरा हो गया पेटल्स, थर्ड हो गया स्टेमन एंड फोर्थ हो गया पिस्टल। ये जो पार्ट है वो फ्लावर्स के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब क्या होता है कि स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन्स जर्म सेल। तो स्टेमन और पिस्टल जो होते हैं वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, जिसमें जर्म सेल पाए जाते हैं। जर्म सेल का मतलब हो गया जर्मिनेटिंग सेल, जिससे रिप्रोडक्शन होगा। और स्टेमन क्या होता है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। तो स्टेमन में क्या होता है कि स्टेमन में मेनली एक येलोइश कलर का पॉलन ग्रेन पाया जाता है। जैसे हम लोग कोई फ्लावर को, मान लो हिबिस्कस को छूते हैं तो उसका जैसे ऊपर की तरफ जो येलो पॉलन ग्रेन्स लगे रहते हैं, अगर हम लोग उसको छुएंगे तो पाउडर टाइप का हाथ में लगता है छूने पर, तो वही चीज़ होता है पॉलन ग्रेन्स, जो कि स्टेमन में पाया जाता है। एंड अब है कि किसी में मतलब जो प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, जो प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होंगे उसमें इधर वो मेल होंगे, इधर या फीमेल होंगे। और बायसेक्सुअल में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। ओके, देन वी कम फीमेल पार्ट के भी जो होते हैं 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट होता है ओवरी, फिर होते हैं मिडल पार्ट जो कि स्टाइल कहलाता है, एंड थर्ड होता है टर्मिनल पार्ट विच में भी स्टिकी, वो थोड़ा स्टिकी भी पाया जा सकता है, जो जिसको बोला जाता है स्टिग्मा। अब है जर्मिनेशन प्रोसेस। जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है? व्हेन द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट which develop into seedling under appropriate condition is called germination। मतलब किसी भी सीड पे, ऐसा कोई सीड जिससे एक फ्यूचर प्लांट यानी नया प्लांट बनाया जा सकता है, किसी भी अप्रोप्रिएट कंडीशन में उसको रख कर, उसको कहा जाता है जर्मिनेशन। सीड से सीडलिंग का क्या मतलब है? ये जो सीड है वो थोड़ा सा जर्मिनेट होकर जो हल्का सा उसमें से मतलब जो क्या कहते हैं वो रेशा टाइप का जो निकलता है, तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन में अगर रखे यानी अच्छे एटमॉस्फेयर में रखे, उसको सही से पानी खाद मिले, तो क्या होगा वो फ्यूचर प्लांट में यानी कि नए प्लांट में वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जो मैंने 8th क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया, तो एक बार वो वीडियो को देख लीजिए रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, और इनका क्या काम रहता है, इनका फंक्शन क्या होगा वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हर मंथ एक एग फॉर्म होता है। ठीक है, तो मेन प्रोसेस क्या होता है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल एंड फीमेल के बीच, तो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर सकते हैं उस एग को, तो तब तो वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, लास्ट में फीटस में, देन बेबी में वो डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा, जैसे कि मतलब कहा जा सकता है कि अगर जैसे कि जो मैरिड नहीं है उनका बात किया जाए कि जो मैरिड नहीं है, तो उनके में भी तो एग बनता है, तो वो क्या होता है उस एग का, जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग जो होता है वो पूरा 24 घंटे के लिए वो वहाँ पर रहता है, फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो बाद में
जो वैगिनल लाइनिंग होता है, ठीक है, ब्लड का जो वैगिनल लाइनिंग होता है जो फर्टिलाइजेशन का वेट करता है, फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो बाद में मेंस्ट्रुएशन के टाइम वो बाहर आ जाता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जो फीमेल का, उसके थ्रू वो बाहर आ जाता है। ओके, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, तो हम लोग को बहुत ध्यान रखना है रिप्रोडक्शन के थ्रू टाइम कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा बना रहे। तो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होते हैं, ठीक है, और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता क्या है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन मेल टू फीमेल और इधर फीमेल टू मेल। जो डिजीज़ होते हैं सेक्सुअल डिजीज़, वो जो ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको कहा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। उनसे बचने के लिए हम बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई मैरिड कपल है, अगर वो नहीं चाहता है, बेबी नहीं चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जैसे कॉपर्टी हो गए, ये सब आप लोग को पढ़ना है, आप 10th टेक्स्ट के हिसाब से वो आप पढ़ लीजिएगा। और आई होप आप लोग को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो। तो मैं हाजिर होती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जो कि होंगे टॉप क्वेश्चंस जो आपके CBSE के हिसाब से आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। थैंक यू।